हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः इस एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज की हमारी ये क्लास 12 के जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आपकी जो भी क्लास है ये मैराथन क्लास है, वो चलने वाली है। तो जितने भी क्लास 12 के ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेना है। और सभी को गुड इवनिंग, सभी बच्चे गुड इवनिंग। सभी को इस क्लास को ओपन करना है और कंटिन्यू करना है क्लास को, क्योंकि आपकी ये मैराथन क्लास है। इसमें पूरा आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम आरबीएससी की जो बोर्ड है उस बोर्ड ने जो भी ब्लूप्रिंट जारी किया है उस ब्लूप्रिंट के अनुसार जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उसी टाइप से ब्लूप्रिंट पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूरे क्वेश्चन करवाए जाएंगे और पूरा चैप्टर आपका जो है इस क्लास में कंप्लीट होने वाला है। तो सभी को एक बार लाइव क्लास में वेलकम, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। कई बच्चे गुड इवनिंग, हाँ चलिए गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी कक्षा 12 की ज्योग्राफी हम महामैराथन क्लास, पहले फर्स्ट जो महामैराथन क्लास है वो हमने देख ली है। अब सेकंड जो मैराथन क्लास है उसमें हम ब्लूप्रिंट पर आधारित जो हमारा सेकंड चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वाला, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपकी जो इकाई सेकंड है कक्षा 12 की जो ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी में जो पहली बुक है आपकी, उस बुक में जो आपका विश्व जनसंख्या और आपका सेकंड मानव विकास, दोनों जो चैप्टर हैं वो एक इकाई में बटे हुए हैं। पहली इकाई में आपका जो पहला ही चैप्टर आया था वो हमने महामैराथन क्लास में कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड जो क्लास है वो हमारी इकाई सेकंड में है। तो इकाई सेकंड में 2 चैप्टर आपके दिए गए और ब्लूप्रिंट पर दोनों चैप्टर का जो ब्लूप्रिंट है वो एक ही दिया गया है। तो हम सेकंड जो चैप्टर है विश्व जनसंख्या, तो उस विश्व जनसंख्या का जितने भी क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट पर आधारित वो पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को देखना है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कक्षा 12 ज्योग्राफी का जो ब्लूप्रिंट पर आधारित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो पूरी क्लास को अंत तक देखना है। तो आप स्क्रीन पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी ओपन होगी। चलिए एक बार सभी को लाइव क्लास में एंटर हो जाना है। तो सभी को वेलकम, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए एक बार लाइव क्लास को ओपन कर लेना है, कंटिन्यू करना है लाइव क्लास को। तो एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने यहाँ पर ओपन हो रही है। तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकाई 2 आपका चैप्टर 2, इसमें आप देख सकते हैं आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ओपन कर दी गई है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इकाई सेकंड है, जिसमें कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3, सेकंड चैप्टर है विश्व जनसंख्या और थर्ड चैप्टर है मानव विकास। तो मानव विकास का जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट जो थर्ड मैराथन क्लास आएगी उसमें करेंगे। पैटर्न आपका इकाई 2 में 2 चैप्टर है, दोनों चैप्टर का एक ही पैटर्न दे रखा है। तो उसी पैटर्न पर आधारित हम सेकंड चैप्टर है विश्व जनसंख्या, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो विश्व जनसंख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विश्व जनसंख्या में आप चैप्टर 12 हैं विश्व जनसंख्या, जिसमें आप प्रश्नों के प्रकार देख सकते हैं। कितने प्रश्न वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद रिक्त स्थान क्वेश्चन हैं, वो रिक्त स्थान क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके अलावा अति लघुत्तरात्मक जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है क्लास को। तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे आपके। कितने क्वेश्चन आएंगे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन? तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे आपका, इसमें रिक्त स्थान क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपकी यहाँ पर है। इसके बाद अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन है और निबंधात्मक क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे।
कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो आधे आधे नंबर का 2 क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ इस चैप्टर में से देखने को मिलेंगे। इसके बाद रिक्त स्थान देखें तो एक रिक्त स्थान क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद अति लघुतरात्मक 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि एक एक नंबर का रहने वाला है। इसके बाद लघुतरात्मक आपका 1.5 नंबर का जो कि एक ही क्वेश्चन आएगा, तो उसको कंप्लीट देखने वाले जितने भी इस चैप्टर में विश्व जनसंख्या वाले में जितने भी क्वेश्चन हैं कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद दीर्घोत्तरात्मक आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, निबंधात्मक भी एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो अब देखेंगे हमारा पहला, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो निम्न में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, इसमें से आपको आंसर बताना है। तो पहला आंसर आपका 2nd चैप्टर का है विश्व जनसंख्या में। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले देखेंगे जो कि आपका 2 मार्क्स का 1 मार्क्स आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला है पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश या पूर्वी उत्तरी अमेरिका। तो जल्दी से लाइव स्ट्रीम में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इसका आंसर क्या होने वाला है। तो सभी को जल्द से जल्द इसका आंसर आपको बताना है। तो जिसने भी इसका आंसर बताया है इसका करेक्ट आंसर है। तो जिसने भी आंसर बताया उनका ये जो भी का क्वेश्चन है वो करेक्ट होने वाला है। तो जिसने भी आंसर बताया उनका करेक्ट है। इसके बाद 2nd क्वेश्चन देखिए। तो 2nd क्वेश्चन आप लिख सकते हैं निम्नलिखित, अब निम्न में से जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर किसकी सूचक है। तो निम्न जन्म दर और निम्न जो मृत्यु दर है वो किसकी सूचक है। तो आपको पहले में देख सकते हैं विस्तारित होती जनसंख्या की, स्थिर जनसंख्या की, ह्रासमान जनसंख्या की या शून्य जनसंख्या की। तो 2nd का आपका जो भी आंसर है वो आपको लिखना है। तो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ह्रासमान जनसंख्या की। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन करना है। तो 3rd क्वेश्चन है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो जननांगीय जो संक्रमण सिद्धांत है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए किया जाता है, घनत्व के संतुलन के लिए किया जाता है, समान जन वितरण के लिए किया जाता है या भविष्य की जनसंख्या को पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। तो जल्दी से इसका जो आंसर है वो आपको बताना है। सभी का जोश ऐसे ही रहना चाहिए। सभी ने क्वेश्चन का आंसर बताया है, द का क्वेश्चन का आंसर बताया है भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए। इसके बाद 4था क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम व न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों को पहचाने। तो भारत में आपको बताना उच्चतम और न्यूनतम जो साक्षरता दर वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 4 बताए गए, 4 मल्टीपल यहाँ पर बताए गए। तो आपको इसमें से एक क्वेश्चन को बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना है। केरल है, केरल बिहार, केरल राजस्थान, मिजोरम बिहार या मिजोरम राजस्थान। तो चौथों का आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है केरल और बिहार। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक बताने हैं आपको। तो 5वें का आपको आंसर बताना है। तो 5वें का है आपको 4 यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन, जिसमें से पहला ऑप्शन है राजनीतिक अशांति, औद्योगिकरण, नगरीकरण या जल। तो इसमें से जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाला जो सामाजिक कारक है वो क्या है। तो द इसका करेक्ट आंसर है जल, जो कि सामाजिक कारण है। तो 5वें का द हो गया। इसके बाद है यहाँ पर 6ठा क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की जनसंख्या बढ़ते घटते जा रही है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश की जो जनसंख्या है बढ़ने के कारण जो बढ़ने के बदले घटते जा रही है। तो 6ठे का आपको आंसर बताना है। तो 6ठे का आंसर है लाइटविया, जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से देना है कि निम्न में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। किस देश की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। तो आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया,
इसमें से आपको ऑप्शन बताने, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, बांग्लादेश या इंडोनेशिया। 7वें का आंसर बताना है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जिसने भी संयुक्त राज्य अमेरिका किया है उनका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऐसे ही आपको कोशिश करते रहनी है। इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले सालों के जो एग्ज़ाम में आए गए और पूछे गए जो क्वेश्चन हैं, इसके अलावा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी आपका जो चैप्टर है वो इस क्लास में आपका समाप्त होने वाला है। जिसने भी ये पूरा चैप्टर देख लिया उसका ये चैप्टर फिर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा चैप्टर आपका जो कवरअप है वो होने वाला है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। किस महाद्वीप में जो जनसंख्या वृद्धि है वो सर्वाधिक है, एशिया में है, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है अफ्रीका। अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो जिसने भी अफ्रीका लिखा है, कई बच्चे सब बता रहे नहीं, दक्षिणी अमेरिका नहीं है, अफ्रीका ही है, जो कि निम्नलिखित में से एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि जो है सर्वाधिक है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। तो 9वें का आपको आंसर बताना है। तो मार्शल ने, आत्मे सेन ने, नोएस्टिन ने, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर स है, नोएस्टिन ने। जिसने भी नोएस्टिन बताया है उनका करेक्ट आंसर होने वाला है। 9वां आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 9वां जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आया गया है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद प्रश्न 10th, जिसमें निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से एक जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है पूछा गया है। तो प्रवास, आवास, जन्म या मृत्यु। तो 10वें का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो प्रवास तो है ही, इसके बाद जन्म है और मृत्यु है। इसमें ब आपका जो आंसर है वो करेक्ट होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। तो प्रवास के लिए है, दूसरा है भूमि निम्नीकरण के लिए है, स है वायु प्रदूषण के लिए है, द है गंदी बस्तियों के लिए। तो 11वां का आपको क्वेश्चन बताना है। प्रतिकर्ष जो अपकर्ष कारक हैं वो उत्तरदायी हैं, तो ये प्रवास के लिए हैं जो कि प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर बताना है। इसके बाद इसकी जो परिभाषा है वो आपको देखने को मिलेगी अभी। तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन आपको सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी। तो आपको किस वर्ष में आपके आसपास जो विकासशील देशों में और विकसित देशों में नगरीय जो जनसंख्या थी वो लगभग बराबर थी या समान थी। तो पहला यहाँ पर बताया गया 1950 में या 1970 में, 2000 में या 2007 में। तो 12वें का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर है 1970। जिसने भी 1970 बताया है उनका आंसर कन्फर्म होने वाला है, 1970 इसका आंसर है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक बताया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक यहाँ पर कौन सा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला, स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या जलवायु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्थलाकृति है, जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। तो कौन से वर्ष में हुई थी जो विश्व की जो जनसंख्या है वो यहाँ पर पूछा किस वर्ष मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। तो 6 अरब जो जनसंख्या है वो किस वर्ष हुई थी। तो आपको 14 का आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है 199। इसका करेक्ट है 1999, जो कि इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जिसने भी 1999 बताया है उनका करेक्ट आंसर है। कई बच्चों ने 1999 लिखा है तो इनका जो है वो आंसर करेक्ट होने वाला है। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी लिख रहे हैं गुड इवनिंग। आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई है, 14 क्वेश्चन है वो हो गए हैं। तो जिसने भी ये क्लास बाद में ज्वाइन की है वो पहले आपकी वीडियो सेक्शन में ये जो क्लास है वो ऐड हो जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद 15वां क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या जलवायु। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन देखते हैं,
विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आपको बताना है। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है, जो कि पहले नंबर पर आता है। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो चीन की है। इसके बाद 17 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का वह राज्य जिसका उच्चतम कोटि क्रम है, तो ये किसका है? तो इसमें 4 ऑप्शन बताए गए, या तो हिमाचल प्रदेश का है, पंजाब का है, केरल का या महाराष्ट्र का है। तो इसमें से आपको आंसर बताना है। तो 70वें का आपको आंसर बताना है। तो 70वें का आंसर है हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, केरल है, महाराष्ट्र है, जिसका उच्चतम कोटि क्रम है। तो हिमाचल प्रदेश नहीं है, केरल है। करेक्ट आंसर आपका केरल होने वाला है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में हुई प्रौद्योगिकीकरण, जो 18वीं सदी है उसमें हुई प्रौद्योगिकी प्रगति के दौरान विश्व जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि हुई। तो विश्व जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि हुई जन्म दर बढ़ने के कारण, जन्म दर घटने के कारण, या जन्म दर बढ़ने के कारण, या जन्म दर घटने के कारण। तो 18वें का आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक जो मृत्यु दर है वो घटने के कारण, मृत्यु दर घटने के कारण उसका करेक्ट आंसर है वो द है आपका। इसके बाद 19वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व के अनुपात का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो जनसंख्या घनत्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टार लगा देना है। ये बोर्ड एग्जाम में आता रहता है कि जनसंख्या घनत्व के अनुपात का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर पहला है व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर पर, व्यक्ति प्रति वर्ग किमी मीटर पर, या व्यक्ति प्रति हेक्टर पर, या व्यक्ति प्रति 100 किमी पर। तो आपको इसका 19वां का आंसर आपको जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो इसका जो आंसर है वो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। तो जिसने भी करेक्ट आंसर ब बताया उनका आंसर करेक्ट होने वाला है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व का तीसरा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में तीसरा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यूएसए है, चीन है, भारत है, या नाइजीरिया है। तो विश्व में का तीसरा जो जनसंख्या वाला देश है वो चीन है, जिसमें ज़्यादा जनसंख्या है। इसके बाद देखते हैं 21वां क्वेश्चन, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो 21वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में दुनिया की कुल आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो 21वां का आंसर बताना है। तो 21वां यहाँ पर ए बताया गया है 60%, बी बताया गया है 53%, और सी बताया गया है 75%, या डी बताया गया है 90%। तो सभी को बताना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में सभी को बताना है। कई बच्चों ने कोशिश की है और इसका आंसर आप 60% बता रहे हैं। तो जिसका भी 60% है उनका करेक्ट आंसर है वो 60% ही है। जिसने भी बी बताया उनका आंसर गलत है, क्योंकि 60% ही इसका आंसर वो करेक्ट होने वाला है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप। 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है, पूछा है। तो इसमें निम्न में से कौन सा विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है? तो 22वां का आपको आंसर पहला यहाँ पर बताया गया है कि अटाकामा, दक्षिण पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, या ध्रुवीय क्षेत्र। तो जो अटाकामा है वो भी नहीं है। इसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया आपको बताना है, भूमध्य क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र। तो 22वां को आपको आंसर बताना है। तो अटाकामा है वो नहीं है, भूमध्य दक्षिण पूर्वी एशिया है वो इसका आंसर है, वो करेक्ट होने वाला है। इसके बाद देखें 23वां क्वेश्चन। तो 23वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपको पहले देखना है, इसके बाद आपको जो आंसर है वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर पूछा गया प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। तो जो प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जो जीवित जन्मों की जो संख्या है इसके रूप में क्या व्यक्त किया जाता है? तो मृत्यु दर व्यक्त की जाती है। तो इसका जो आंसर है वो नहीं है। प्रवास भी नहीं है, औसत जनसंख्या नहीं है, औसत जो जन्म दर है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो डी जिसने भी आंसर बताया उनका करेक्ट आंसर होने वाला है। सभी को एक बार कोशिश करते रहनी है, जितने भी कोशिश करेंगे वो सफल होएंगे। तो यहाँ पर 24वां क्वेश्चन दे रखा है। 24वां क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपकर्ष कारक नहीं है? फुल फैक्टर यहाँ पर बताया गया है कि निम्न में से कौन सा अपकर्ष कारक नहीं है पूछा है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
तो यहाँ पर तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, पानी की कमी से या रोजगार चिकित्सा सुविधा से या शैक्षणिक सुविधा से। तो रोजगार से यहाँ पर अपकर्ष कारक, निम्न में से अपकर्ष कारक नहीं है पूछा है, तो पानी की कमी से यहाँ पर आपका आंसर है वो करेक्ट होने वाला है। इसके बाद देखते हैं 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। आपको प्रतिकर्ष कारक नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर पहले अपकर्ष कारक पूछा था, अब है प्रतिकर्ष कारक। तो पानी पुश फैक्टर, जिसमें आपको पानी की कमी है, बेरोजगारी या चिकित्सा या महामारी। तो 25वां को आपको आंसर बताना है, तो चिकित्सा जो सुविधाएं हैं वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पानी की कमी से भी प्रतिकर्ष कारक है, इसके बाद बेरोजगारी, इसके बाद महामारी। तो यहाँ पर सी आपका यहाँ पर 25वां का करेक्ट आंसर रहने वाला है। जिसने भी सी आंसर बताया उनका आंसर है वो करेक्ट होने वाला है। इसके बाद 26वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप। 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का घटक है। तो जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास दर है या उपयुक्त सभी। तो आपको इसमें से बताना है कि जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है या उपयुक्त सभी से। इसमें आंसर है वो उपयुक्त सभी है। तो जनसंख्या का ये वास्तविक वृद्धि का घटक है जो भी उपयुक्त सभी है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 27वां क्वेश्चन, तो देश को जननांगीय संक्रमण सिद्धांत, जो जननांगीय संक्रमण सिद्धांत है उसकी जो द्वितीय अवस्था है, इसकी 3 अवस्था हैं, प्रथम अवस्था, सेकंड अवस्था, द्वितीय अवस्था एवं तृतीय अवस्था, जो कि 3 अवस्था है। उन तीनों अवस्था में से आपका एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का पूछा जा सकता है। तो ये तीनों अवस्थाएं इंपॉर्टेंट है। वो तीनों अवस्थाएं हम लास्ट में जो भी लघुतरात्मक क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। इसके बाद जननांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो उसको भी हम कवर अप करेंगे। तो देश को जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था में है तो जापान है, कनाडा, भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 27वां को इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है भारत। भारत है जो कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था में आता है। इसके बाद हम रिक्त स्थान क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में आता है 1 नंबर का, जो कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो रिक्त स्थान की आपको क्या करनी है, यहाँ पर पूर्ति करनी है। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। रिक्त स्थान की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारे वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसमें से आपके अधिकतर क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। तो विश्व में आपको सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कौन से देश में है, तो ये आपको बताना है। जनसंख्या घनत्व पूछा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो है आपका चीन है, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। इसमें पूछा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। जनसंख्या घनत्व पूछा है, तो जनसंख्या घनत्व है वो है सिंगापुर। सिंगापुर आपका इसमें करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सिंगापुर। जिसने भी सिंगापुर बताया उनका करेक्ट आंसर होने वाला है, सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो कटंगा जंबिया क्षेत्र देश के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कटंगा जंबिया है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबे के लिए जो प्रसिद्ध है वो माना जाता है। जो कटंबा जंबिया जो क्षेत्र है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 2 समय बिंदुओं के बीच हुई जनसंख्या के परिवर्तन को यदि प्रतिशत में व्यक्त करे तो वह क्या कहलाता है। यानी कि जो 2 समय बिंदुओं के मध्य हुई जनसंख्या में परिवर्तन होता है तो उसको हम प्रतिशत में व्यक्त करें तो क्या कहलाता है, जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो यहाँ पर कहलाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व का जो सूत्र है वो जनसंख्या बराबर क्षेत्रफल बटे आपको बताना है कि लोगों की संख्या भूमि के आकार के बीच अनुपात को बताना है। तो आपको यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है किसी क्षेत्र यहाँ पर पूछा गया किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र में निवासियों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो 5वें का आंसर आपको
जल्दी से कमेंट में बताना है। तो जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, जनसंख्या की वृद्धि को निरपेक्ष आंकड़ों अथवा डैश डैश में व्यक्त किया जाता है। तो छठे का जो आंसर है वो यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि को निरपेक्ष आंकड़ों अथवा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है प्रतिशत। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाला प्रवास डैश डैश कहलाता है। तो सातवें का आपको आंसर बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाला प्रवास क्या कहलाता है। तो ये ब्राह प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्राह प्रवास कहलाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पर 8वां क्वेश्चन, एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को डैश डैश कहते हैं। तो 8वें का आंसर यहाँ पर बताना है कि एक वर्ष में, जो एक वर्ष है उसमें प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात है, उस अनुपात में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं। तो सभी ने आंसर यहाँ पर बताया है। चलिए, अशोधित मृत्यु दर बताया है किसी बच्चे ने, तो बराबर है। इसका आंसर जो है वो करेक्ट है कि अशोधित मृत्यु दर। इसके बाद विरल जनसंख्या वाला प्रदेश डैश डैश है। तो विरल जनसंख्या वाला प्रदेश आपको बताना है। तो विरल जनसंख्या कहाँ पर होती है? जहाँ पर अति ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर विरल जनसंख्या होती है। तो इसका आंसर है अति ठंडे प्रदेश। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन का कार्य बच्चों के जन्म को रोकने अथवा उसमें अंतराल रखना डैश डैश कहलाता है। तो परिवार नियोजन का कार्य बच्चों के जन्म में अथवा उसके अंतराल में रखना डैश डैश कहलाता है। तो इसका आंसर है परिवार नियोजन का कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर है परिवार नियोजन का कार्य। इसके बाद आपके अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो आने वाले, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन 1 नंबर का जो है वो अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आता है। तो 1 नंबर आपका यहाँ पर कवरअप हो जाता है। कितने नंबर? 1 नंबर यहाँ पर कवरअप हो जाता है आपका। तो 1 नंबर आपका यहाँ से पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो ये याद रखना है आपको। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन की हेडिंग देख सकते हैं आप कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे की जाती है। तो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले एक बार आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे की जाती है। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना जनसंख्या की वास्तविक की गणना दिए गए सूत्र द्वारा की जाती है, जो कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि बराबर मृत्यु जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास प्लस आपका यहाँ पर माइनस उत्प्रवास। ये आपका सूत्र याद रखना है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का सूत्र पूछ सकता है आपको। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का सूत्र पूछे तो आपको ये आंसर बताना है कि वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। ये आपकी जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना की जाती है। इस तरह आपकी की जाती है। सेकंड आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है। कोई भी देश है उसका वास्तविक धन क्या होता है, वहाँ की जो निवासी है वो ही उनका वास्तविक धन होता है। ये तो इजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर भी आप बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले ही आपके पेज में ये क्वेश्चन दे रखा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और बहुत कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। यह कथन किसका था? तो ये जो कथन है वो जॉर्ज बी क्रेसी हैं, जो कि एक विद्वान हैं, उन्होंने दिया था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थान पर जहाँ अधिक लोग रहते हैं। तो ये कथन जॉर्ज बी क्रेसी का है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा मेन क्वेश्चन आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व का सूत्र यहाँ पर आपसे पूछ सकता है। तो जनसंख्या घनत्व पहले किसे कहते हैं? तो यहाँ पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले एवं निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको संख्या को जनसंख्या कहते हैं। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उनकी जो संख्या है वो ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र पूछ सकता है। तो जनसंख्या बटे क्षेत्रफल इसका आंसर है। क्या है? जनसंख्या बटे क्षेत्रफल इसका आंसर है। तो जनसंख्या ज्ञात करने का सूत्र मैंने पहले ही बता दिया था कि जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। इसके बाद छठा क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पर कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है।
जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है उसमें अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है? जो सुखद जलवायु के कारण भूमध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है वो कैसी है? सुखद जलवायु है। इसके कारण वहाँ पर भूमध्य सागर प्रदेश में अधिक जनसंख्या क्या है? पाई जाती है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, आपका 7वां क्वेश्चन है, जापान का कौन सा जो औद्योगिक प्रदेश है, जापान का कौन सा औद्योगिक प्रदेश है जो कि आपका घना बसा हुआ है? तो जो कोबे ओसाका जो औद्योगिक प्रदेश है वो घना बसा हुआ आपका औद्योगिक प्रदेश है। कोबे ओसाका इसका करेक्ट आंसर है, जो कि औद्योगिक प्रदेश है, जो कि जापान का औद्योगिक प्रदेश घना बसा हुआ है। इसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है उससे आपका क्या समझते हैं? तो किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से क्या आशय? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो स्टार लगा देना। ये क्वेश्चन आ सकता है आपकी, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि यहाँ पर देख सकते हैं, किसी क्षेत्र में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु में अंतर बढ़ने वाली संख्या को हम क्या, जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी कि जो जन्म और मृत्यु में अंतर के बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। इसके बाद 9वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है वो यहाँ पर सूत्र द्वारा व्यक्त की जाती है, जो कि इसका सूत्र है जन्म माइनस मृत्यु। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो अभी देखा था जनसंख्या की जो वास्तविक वृद्धि है वो जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस प्रवास द्वारा ज्ञात की जाती है। तो ये सूत्र आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि औशोधित जन्म दर को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? कि औशोधित जो जन्म दर है उसको किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो औशोधित जो जन्म दर है उसको प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि जितने भी प्रति 1000 स्त्रियों पर जितने भी 1000 स्त्रियां हैं उनके द्वारा जो जीवित जन्म दिए गए बच्चे हैं, मृत नहीं जीवित बच्चों के रूप में जो भी व्यक्त किया जाता है, जिसे औशोधित जन्म दर कहते हैं। ये औशोधित जन्म दर, औशोधित मृत्यु दर, ये आपका आ सकता है, इसमें आपको पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट आंसर है। ये आ गया अगला क्वेश्चन, औशोधित मृत्यु दर। औशोधित मृत्यु दर को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो औशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 यानी कि प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे जो मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो कि औशोधित मृत्यु दर है वो मृत्यु दर किस प्रकार व्यक्त की जाती है? तो किसी क्षेत्र के विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे, जो प्रति 1000 जनसंख्या है उसके पीछे जितने भी मृतकों की संख्या है उसके द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन जो कि आपका इम्पोर्टेंट है कि प्रवास किसे कहते हैं? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रवास किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्तियों के समूह द्वारा निवास स्थायी से अस्थायी परिवर्तन का प्रयास कहते हैं। स्थायी एवं अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। तो ये आपका प्रवास का यहाँ पर परिभाषा हो गई। 14वां क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? 14वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास की भूमिका को समझाना है आपको। कि जनसंख्या परिवर्तन हो रही है तो उसको आपको क्या बताना है? प्रवास की भूमिका को बताना है। तो प्रवास की भूमिका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रवास की प्रक्रिया में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन गंतव्य स्थल एवं उद्गम स्थल दोनों में होता है। जैसे इसमें उद्गम स्थल की जनसंख्या घट जाती है एवं गंतव्य स्थान की जनसंख्या है वो बढ़ जाती है। यानी कि जो जनसंख्या परिवर्तन है उसमें प्रवास की जो भूमिका है उसको आपको समझाना है कि प्रवास होता है तो प्रवास की जो प्रक्रिया है वो जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन गंतव्य स्थान एवं उद्गम स्थान से, गंतव्य यानी कि जहाँ से प्रवास कर रहे हैं एवं उद्गम स्थान यानी कि जहाँ पर प्रवास
कर रहे हैं, इसको उद्गम स्थल जनसंख्या घट जाती है और गंतव्य स्थल जनसंख्या बढ़ जाती है। इसके बाद देखते हैं 15वां क्वेश्चन। आप्रवासी से आप क्या आशय है? आप्रवासी को आप देख सकते हैं कि आप्रवासी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आप्रवासी पूछा गया है। तो आप्रवासी का आपको आंसर बताना है कि आप्रवासी किसे कहते हैं। तो आप्रवासी जिसे कहते हैं, आप्रवासी किसे कहते हैं? तो प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं और उस नए स्थान के संदर्भ में आप्रवासी कहलाते हैं। यानी कि आप्रवासी किसे कहते हैं? प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, उसे नए स्थान के संदर्भ में आप्रवासी कहते हैं। इसके बाद 16वां क्वेश्चन इसके विपरीत है। इसका आपको अंतर पूछ सकता है, आप्रवास में और उत्प्रवास में अंतर बताइए। तो आप्रवास यहाँ पर देख लिया आपने कि आप्रवास से आशय है प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं और स्थान से संदर्भ में आप्रवासी, नए स्थान पर जाते हैं जिसे आप्रवासी कहते हैं, एवं उत्प्रवासी जो कि एक स्थान से बाहर चले जाते हैं जिसे हम उत्प्रवासी कहते हैं। और ये आप्रवासी और उत्प्रवासी जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन, वर्तमान में किस महाद्वीप की जनसंख्या लगभग स्थिर हो चुकी है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसकी जनसंख्या क्या हो रही है? स्थिर हो गई है। तो वर्तमान में यूरोप महाद्वीप है जिसकी जनसंख्या है वो स्थिर हो चुकी है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 18वां क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? 18वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है कि 18वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो भारत की जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.64% है। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो भारत की जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.64% है। चलिए, सभी का एक बार इस लाइव स्ट्रीम में वेलकम। जो भी नए हमारे स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो इस महामैराथन को जिसने भी कंप्लीट देख लिया उनके यह चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपका 5 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो 5 मार्क्स का ये जो चैप्टर है वो आपका इसी से कवर अप होने वाला है। तो जिसने भी ये क्लास देख ली लाइव क्लास, उसका यहाँ पर 5 मार्क्स का ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको फिर से देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी लाइव क्लास में आपको ये क्वेश्चन याद कर दे जाना है। जैसे ही ये क्वेश्चन याद हो गया, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन याद कर लेना। ऐसे ही आपके पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में भी ये इसी में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद 19वां क्वेश्चन के लिए एक बार सभी को रेडी लिख देना है कि 19वां क्वेश्चन आपको कैसा लगा रहा है कि यहाँ पर जनसंख्या जो संक्रमण का उपयोग किस में किया जाता है। तो जनसंख्या संक्रमण का उपयोग है वो किस में किया जाता है? तो जनसंख्या संक्रमण का जो उपयोग है वो किसी क्षेत्र की जनसंख्या, जो किसी क्षेत्र है उस क्षेत्र की जो जनसंख्या के वर्णन अथवा भविष्य में जनसंख्या के जो पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यानी कि जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का जो वर्णन है वो तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यानी कि जो आपकी अबसद में ये क्वेश्चन आ गया था कि जनसंख्या संक्रमण का उपयोग किस में किया जाता है, तो ये जनसंख्या को पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो 20वां क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण। यहाँ पर पूछा गया है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले यहाँ पर 2 कारक पूछे गए। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 2 कारक पूछे गए। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, उन कारक को आपको वर्णन 1.5 नंबर में पूछ सकता है। तो ये 2 कारक का जो वर्णन है वो आपको याद कर लेना है। जलवायु, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण जलवायु में आप देख सकते हैं कि जलवायु में आप परिभाषा लिख सकते हैं कि जलवायु, यहाँ पर अच्छी जलवायु नहीं मिलने के कारण जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रभावित करते हैं। जहाँ पर पानी नहीं मिलता है कहीं पर, तो पानी के कारण भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं जहाँ पर जलवायु अच्छी नहीं हो। इसके बाद मृदा, यानी कि जो मिट्टी है जहाँ पर लोग कृषि करते हैं, कृषि करेंगे जहाँ पर मिट्टी अच्छी होगी वहाँ ही पर कृषि होगी। यानी कि मृदा में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कृषि
वहाँ पर करेंगे जहाँ पर मिट्टी अच्छी हो और वहीं पर उनका जीवन यापन कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर मिट्टी अच्छी नहीं होगी वहाँ पर लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे। इसके बाद जो भी मकान बनाते हैं उस मकान के लिए जो भी नीचे का जो समतल है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे मकान आपका अच्छा बन सके। इसके वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो मृदा है वो अच्छी होनी चाहिए, जिसके कारण आपका कृषि भी अच्छी हो, वहाँ का रहन सहन भी अच्छा हो। इसके लिए मृदा भी उपयोगी है। तो जलवायु में आप लिख सकते हैं, मैंने बता दिया जलवायु। तो जलवायु, पानी अच्छा होना चाहिए। इसके बाद जो वातावरण है वो भी अच्छा होना चाहिए। ज़्यादा प्रदूषण होगा तो लोग क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, जिसके कारण ये जनसंख्या क्या होती है, प्रभावित होती है। इसके बाद देख सकते हैं लघुत्तरात्मक क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आ गए। तो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है। इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक मैंने उस वीडियो में बता दी है, जो कि हमारे जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू चलती थी, उसमें मैंने इसकी ट्रिक बता दी है कि विश्व के ये लघुत्तरात्मक क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। कौन से क्वेश्चन? लघुत्तरात्मक क्वेश्चन स्टार्ट हुए कि विश्व के जो 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों को आपको क्या करना है, नाम बताना है। तो विश्व के जो सर्वाधिक 10 देश हैं, कौन से हैं? 10 देश हैं जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं, उनके आपको नाम बताने हैं। तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस एवं यहाँ पर पूछा गया है मैक्सिको। इस तरह आपके यहाँ पर देख सकते हैं विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले ये देश हैं। तो चीन, भारत, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस एवं मैक्सिको। भारत यहाँ पर सेकंड नंबर पर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत विश्व की जनसंख्या में कौन से नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि विश्व की जनसंख्या में भारत कौन से स्थान पर आता है, तो आपको बताना है द्वितीय स्थान पर आता है। इसके बाद ये भी पूछ सकता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो चीन है। इसके बाद थर्ड पूछ सकता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, आपको चीन बताना है। इसके बाद पूछ सकता है कि विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का जनसंख्या वितरण किस स्थान पर आता है, तो तीसरे नंबर पर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो भौगोलिक कारक है वो कौन कौन से हैं। भौगोलिक कारक यहाँ पर देख सकते हैं, तो भू आकृति, मृदा, जलवायु एवं जल उपलब्धता। यहाँ पर भू आकृति यानी भूमि की जो आकृति है वो समतल होनी चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे, कई लोग जो समतल भूमि एवं कई लोग पहाड़ पर रहते हैं, तो पहाड़ वाले लोग हैं वो समतल भूमि, तो क्या करेंगे, लोग समतल भूमि पर आना पसंद करते हैं। भू आकृति के कारण भी एक जो है जनसंख्या प्रभावित होती है। मृदा के कारण मैंने बता दिया, जलवायु के कारण कि जल की उपलब्धता, यानी कि जल यहाँ पर पर्याप्त रूप में मिलना चाहिए। जल नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, जनसंख्या है वो यहाँ से प्रभावित होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, लोग प्रवास करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन तीसरा देख सकते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक कौन कौन से। यहाँ पर पहले पूछा गया था कौन से, भौगोलिक कारक। इसके बाद पूछा गया है आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक खनिज है, इसके बाद नगरीकरण है, औद्योगिकरण है एवं कृषि है। इसके जो परिभाषा है वो परिभाषा याद कर लेनी है। तो खनिज की परिभाषा, नगरीकरण और औद्योगिकरण और कृषि, ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक है। भौगोलिक कारक हमने देख लिए, ये आर्थिक कारक हैं जिसके खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि। ये 1.5 नंबर में इसकी जो बता सकते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक में से 2 का आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है या वर्णन करना है। तो 2 को आपको लिखना है। प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, कि प्रवास का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आ चुका है। बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आ चुका है कि प्रवास कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रवास की शाखाएं भी पूछ सकता है आपको, शाखाएं और प्रकार दोनों एक ही हैं, तो शाखाएं पूछ सकता है। प्रवास तो 2023 में पूछा गया था कि प्रवास की शाखाएं कितनी हैं। तो आपको प्रवास के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रवास अस्थायी, अस्थायी और मौसमी भी हो सकता है। इसके अलावा प्रवास की 4 धाराएँ होती है, गांव से गांव की ओर प्रवास, गांव से नगर की ओर प्रवास, नगर से नगर की ओर प्रवास, नगर से गांव प्रवास। इसको याद कर लेना है कि नगर से, यहाँ पर पहला है गांव से गांव की ओर, गांव से गांव की ओर। दूसरा है गांव से नगर की ओर, यानी कि गांव है वहाँ से नगर की ओर।
फिर यहाँ पर पीछे से आना है नगर, नगर से नगर की ओर, फिर पीछे से आना है नगर से पहले में आ जाना है गांव। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पहले आपको कंप्लीट ही याद करना है, इस क्लास में याद करते जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन है। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है प्रतिकर्ष कारक। क्या पूछा गया है कि प्रतिकर्ष कारक उदाहरण दीजिए। प्रतिकर्ष कारक क्या है? तो प्रतिकर्ष कारक भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यावरण कारणों को शामिल करते हैं, जैसे बेरोजगारी, युद्ध, प्रतिकूल जलवायु, उत्खात एवं स्थलाकृति आदि। तो प्रतिकर्ष जो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रतिकर्ष कारक क्या है, तो प्रतिकर्ष कारक है वो भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यावरणीय कारकों को शामिल करते हैं, जैसे बेरोजगारी, युद्ध, प्रतिकूल जलवायु, इसके बाद उत्खात, स्थलाकृति आदि। तो ये है प्रतिकर्ष कारक एवं अपकर्ष कारक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर बताइए। तो इसका भी जो बड़ा क्वेश्चन है वो आएगा बाद में कि प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में हमको अंतर पूछ सकता है। तो ये 1.5 नंबर में इम्पोर्टेंट है। तो अपकर्ष कारक क्या है? पहले हमने देखा प्रतिकर्ष कारक, अब है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक वे हैं जो किसी प्रदेश में अन्य प्रदेशों की जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। अपकर्ष कारक वे कारक हैं जो किसी प्रदेश में अन्य प्रदेशों की जो जनसंख्या है उसको क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, जैसे रोजगार के कारण क्या करते हैं लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। राजनीतिक स्थिरता के कारण प्रवास करते हैं, उपजाऊ मृदा के कारण, खनिज संपदा के कारण, समतल भूमि के कारण आदि के कारण लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पसंद करते हैं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था है। मैंने बताया था जननांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, तो इसको आपको देख लेना है। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत को कंप्लीट हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो इस क्लास को पहले सभी को देखते रहना है। जो भी इस क्लास को कंप्लीट देखेंगे उनका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर से इस चैप्टर को देखना नहीं पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है प्रथम अवस्था के 2 लक्षण बताने। तो जो प्रथम अवस्था है उसमें बताया गया उच्च प्रजननशीलता, जिसमें उच्च जन्म दर है, इसके बाद पूछा उच्च मत्यता तो उच्च मृत्यु दर। इसके बाद 8वां क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें जनसंख्या संक्रमणशीलता की द्वितीय अवस्था के 3 महत्वपूर्ण लक्षण पूछे गए। तो अधिक जन्म दर, कम मृत्यु दर और राष्ट्रों का विकासशील स्वरूप। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की तृतीय अवस्था के 2 महत्वपूर्ण लक्षण बताने। जो तृतीय अवस्था है जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, इन 3 अवस्थाओं में यहाँ पर पूछा गया कि तृतीय अवस्था के 2 महत्वपूर्ण आपको क्या बताने? लक्षण बताने। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि न्यून जन्म दर और न्यून मृत्यु दर। इसके बाद 10वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टिक लगा देना है कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत आपको बताना है कि क्या है, कि माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या है। तो माल्थस है उसका मानना था कि जो खाद्य आपूर्ति की तुलना जनसंख्या की वृद्धि तेजी से होती है। खाद्य की आपूर्ति की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक तेजी से होती है। जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि में अकाल, महामारियों तथा युद्ध द्वारा कमी होती है, तथा इसमें क्या होता है कि जनसंख्या जो होती है उस जनसंख्या के आकार में तेजी से क्या आती है? गिरावट आती है। तो ये माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है। तो माल्थस का जो ये जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये महामैराथन क्लास है उसको शेयर कर देना है अपने जो भी दोस्त हैं उनके द्वारा, और आपका जो भी टेलीग्राम ग्रुप हो उसमें शेयर कर देना है। तो इस महामैराथन क्लास का जो लाभ है वो सभी बच्चे ले सके। तो यहाँ पर बताया गया था माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या है। तो माल्थस का मानना था कि जो खाद्य आपूर्ति थी उसमें उसकी तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक तेज़ी से होती है। तो जनसंख्या की वृद्धि है वो अधिक तेज़ी से होती है, और जनसंख्या को अनियंत्रित वृद्धि में, जनसंख्या की जो अनियंत्रित वृद्धि है जिसमें अकाल हो गया, महामारी तथा युद्ध द्वारा कमी होती है, तथा इसमें जनसंख्या के आकार में तेजी से
गिरावट भी आती है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी घटकों को लिखें। जनसंख्या वृद्धि के जो उत्तरदायी घटक हैं वो कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या के जो उत्तरदायी घटक हैं वो आपको पता होगा कि जनसंख्या के उत्तरदायी घटक कितने हैं? 3 उत्तरदायी घटक हैं। कौन से घटक हैं? उत्तरदायी घटक 3 उत्तरदायी घटक है, जिसे हम जन्म दर कह सकते हैं, मृत्यु दर और प्रवास दर। जन्म दर किसे कहते हैं? तो यानी कि यहाँ पर जनसंख्या पूछ सकता है, जनसंख्या वृद्धि के लिए 3 घटक कौन कौन से घटक पूछा है। तो घटक में आप लिख सकते हैं जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास दर। और उनका पूछे कि उनका आपको परिभाषा भी बतानी है। तो जन्म दर क्या है कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों या व्यक्तियों पर किसी देश में जन्मे बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। इसके बाद मृत्यु दर पूछे तो जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश में मरने वाले लोगों की जो संख्या है उसको हम क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। इसके बाद प्रवास दर पूछे तो प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना जनसंख्या के स्थानांतर को ही प्रवास कहते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्तियों का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। जन्म दर किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुष या व्यक्तियों पर किसी देश में जन्मे जीवित बच्चों को हम क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। एवं जनसंख्या में प्रति हजार मृतकों पर, व्यक्तियों पर किसी देश में मरने वाले जो लोगों की संख्या है जिसे हम मृत्यु दर कहते हैं। तो ये जनसंख्या के 3 घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास दर। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास दर, ये 1.5 नंबर में से पूछ सकता है कि जनसंख्या वृद्धि के घटक आपको बताने हैं। तो इसके बाद है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि एवं ऋणात्मक वृद्धि में क्या अंतर है? तो धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं? तो धनात्मक वृद्धि दर में जन्म और जो मृत्यु दर है वो अधिक होती है, जिसे जन्म दर और मृत्यु दर अधिक होगी तो क्या जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि है। और धनात्मक वृद्धि दर में भी हो सकती है जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में आप्रवास कर जाए। जैसे आप्रवास कर जाए, यहाँ पर पूछा गया है कि आप्रवास कर जाए तो धनात्मक वृद्धि दर तभी हो सकती है जब अन्य देशों के स्थायी रूप से उस देश में आप्रवास कर जाए। इसके बाद ऋणात्मक वृद्धि कब होगी? या जन्म दर और मृत्यु दर से ऋणात्मक वृद्धि दर में जन्म दर और मृत्यु दर अधिक होती है। जन्म और मृत्यु दर क्या होती है? अधिक होती है, जिसके कारण ऋणात्मक वृद्धि दर तभी हो सकती है जब लोगों अस्थायी रूप से उस देश में अन्य देशों की उत्प्रवास कर जाए। उत्प्रवास और आप्रवास मैंने समझा दिया किसे कहते हैं। तो जो ऋणात्मक वृद्धि दर में मृत्यु दर और जन्म दर से अधिक होती है, और ऋणात्मक वृद्धि दर तभी हो सकती है जब लोग अस्थायी रूप से उस देश में अन्य लोगों को उत्प्रवास कर जाए। इसके बाद 13वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। जो जननांगीय चक्र से क्या आशय है? जो जननांगीय चक्र है से क्या आशय है? तो जब एक कृषि प्रधान ग्रामीण समाज प्रौद्योगिकी पर आधारित नगरीय समाज में बदलता है, यानी जब एक कृषि प्रधान जो ग्रामीण समाज जो प्रौद्योगिकी पर आधारित जो नगरीय समाज में बदलता है, तभी जननांगीय प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन विभिन्न स्थानों में होते हैं। यानी कि ये जो परिवर्तन है वो भी विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं, जिन्हें हम सामूहिक रूप से जननांगीय चक्र के रूप में जाना जाता है, जिसे हम सामूहिक रूप से जननांगीय चक्र के रूप में जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूछा जाए 14वां क्वेश्चन, जिसमें कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की उसकी प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था है। ये मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ गया कि जननांगीय जो संक्रमण सिद्धांत है उसकी प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जिसने भी ये क्वेश्चन याद कर लिया, ये आपके एग्जाम में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस बन जाते हैं, क्योंकि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की आपकी प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था 1.5 नंबर पूछ सकता है। तो आपको शॉर्ट ही लिखना है, ज़्यादा लिखना नहीं है। तो यहाँ पर हम जननांगीय संक्रमण सिद्धांत किसे कहते हैं वो हमने देख लिया। अब यहाँ पर पूछा है प्रथम अवस्था। तो इस अवस्था में महत्वपूर्ण पक्ष है जैसे जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर। जन्म दर भी उच्च होनी चाहिए और मृत्यु दर भी उच्च हो जाना चाहिए। इस अवस्था में अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न रहती है, यानी कि जन्म दर भी उच्च रहती है। और ये जो प्रथम अवस्था है, उस प्रथम अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर और उच्च जन्म दर होती है और उच्च मृत्यु दर होती है, जिस अवस्था में कृषि कार्यों में है वो संलग्न रहते हैं। तथा बड़े परिवारों को
परिसंपत्ति वरीयता प्रदान करती है, जिसके कारण अवस्था में उच्च जन्म दरें, उच्च प्रजननशीलता में रहते हैं। इसके पर दूसरी ओर इस अवस्था में अधिकांश लोग निरक्षर एवं प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होता है तथा महामारियों एवं भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण उच्च मृत्यु दर होती है। यानी कि जन्म दर अधिक रहता है और मृत्यु दर अधिक रहने का कारण क्या है कि अपर्याप्त यहाँ पर महामारियों एवं भोजन की जो अपर्याप्त सुविधा है, अपर्याप्त आपूर्ति के कारण क्या होती है, यहाँ पर मृत्यु ज़्यादा होती है, जिसके कारण जीवन की अप्रत्यक्ष भी कम मिलती है। और 200 वर्ष पूर्व विश्व में के सभी देश इसी अवस्था में थे। 200 वर्ष पहले, कौन से 200 वर्ष पहले पूरे विश्व के सभी देश हैं इसी अवस्था में थे। इसके बाद पूछा गया है हमारा द्वितीय अवस्था। कौन सी अवस्था? प्रथम अवस्था देख ली, अब द्वितीय अवस्था में क्या बताया गया है? तो द्वितीय इस अवस्था में प्रारंभ में प्रजननशीलता की जन्म दरें उच्च रहती है। यानी कि यहाँ पर पूछा जाता है कि जो द्वितीय अवस्था है, उस द्वितीय अवस्था में जो इसकी अवस्था है वो प्रारंभ में जो प्रजननशीलता है वो उच्च रहती है, और लेकिन समय के साथ साथ इसमें धीमी गति में गिरावट शुरू हो जाती है। यानी कि जो प्रजननशीलता है उसमें उच्च रहती है, पर लेकिन बाद में क्या कहती है, इसमें गिरावट आती रहती है। स्वास्थ्य संबंधित दशाओं, स्वच्छता दशाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर की तुलना में अधिक तेजी से गिरावट अनुभव हो जाती है। यानी कि मृत्यु दर, स्वास्थ्य भी अच्छा मिलता है, स्वस्थ दशाओं में सुधार होने के कारण यहाँ पर क्या होती है, मृत्यु दर कम होती है, जिसके कारण इस अवस्था में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होती है। पीरुकोनिया, यहाँ पर पूछा गया है कि पीरुकोनिया, श्रीलंका आदि देश जननांग के संक्रमण की इसी अवस्था में, ये जो देश बताए गए हैं यानी कि पेरू, कीनिया, इसके बाद श्रीलंका आदि देश जो है वो इसी जननांगीय संक्रमण की कौन सी अवस्था में है? द्वितीय अवस्था में है। इसके बाद पूछा गया है आपका तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस अवस्था में, ये जो तृतीय अवस्था है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की, इस अवस्था में जन्म दर, मृत्यु दर दोनों ही तीव्र में गिरावट आती है। यहाँ पर पूछा गया था पहले में क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर उच्च रहती है, सेकंड में क्या है, जन्म दर अधिक रहती है पर बाद में गिरावट हो जाती है। इसके बाद इसमें क्या है कि इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही घट जाती है। तो इसमें न तो स्थिर होती है, जिसमें जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या इसमें मंद गति में वृद्धि होती है। तो अधिकांश जो जनसंख्या वो शिक्षित होने के साथ साथ नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है और उसके तकनीकी ज्ञान का उच्च स्तर होता है, उच्च जो ज्ञान का स्तर है वो उच्च होता है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी जनसंख्या है, ये जनसंख्या विचारपूर्ण परिवार के आकार को विभाजन करती है और कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देश है वो जननांग के संक्रमण सिद्धांत की इसी अवस्था में है। तो कौन कौन से? कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देश इसी जननांगीय संक्रमण सिद्धांत में है। यह कौन सी सिद्धांत है? जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही गिरावट होती है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही गिरावट होती है। तो इस प्रकार हमारा ये जो आज की जो मैराथन क्लास है वो हमारी समाप्त हो चुकी है। जिसने भी ये मैराथन क्लास देख ली उसके यहाँ पर 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसी इकाई में यही पैटर्न रहेगा और इसी इकाई में हमारा 3rd चैप्टर है वो कि है मानव विकास, और इसी पैटर्न पर आधारित रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारी महामैराथन क्लास है वो समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस महामैराथन क्लास को आपको फिर से, जिसने भी रिपीट नहीं किया तो इस महामैराथन क्लास को फिर से एक बार रिपीट करना है और पूरी क्लास को देखना है, जिससे आपको ये इसी क्लास में आपकी जो क्वेश्चन है वो पूरे क्वेश्चन आपको उंगलियों पर लर्न हो जाएंगे, जिसके आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 5 मार्क्स का है और ये पूरा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। तो जनसंख्या वृद्धि के पूरे क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए। तो यही मैराथन क्लास रहेगी। तो अन्य आपकी तीसरी जो मैराथन क्लास रहेगी वो 1 दिन बाद रहेगी। तो जो ये मैराथन क्लास है वो 1 दिन बाद ही रहती है। तो इस लाइव क्लास को पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाली जो अन्य मैराथन क्लास है तो सबसे पहले आप तो अपने स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक करके जाना है, जिससे अन्य विद्यार्थी भी इसमें जुड़ेंगे। तो आज के वीडियो में जितने वीडियो अच्छा लगा वीडियो को, चैनल को दोनों को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।